हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गणित पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे काम आपके डेडलाइन में होंगे, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े होंगे, बहुत सारे अर्जेंट वर्क आपके पास होंगे, टाइम आपके पास लिमिटेड होगा, लेकिन अगले 1 घंटे तक अपने दिमाग को इस क्लास पर केंद्रित करना है। पूरे डेडिकेशन के साथ इस क्लास को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से गणित प्रारंभ हो रही है और यहाँ से अगर आप जुड़ते हैं और यहाँ से आप जानते हैं हर चीज़ को, तो आप शून्य से सीख पाएंगे और हर चीज़ को आत्मसात कर पाएंगे। यही ये डायग्राम आपको बता रहा है। आपकी मोबाइल की दुनिया के थ्रू हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं से ही कहानी प्रारंभ होगी। तो आगे जितने भी चैप्टर्स है उसमें संख्याएँ आएगी, तो कहानी कहाँ से प्रारंभ होगी? संख्याएँ से प्रारंभ होगी। तो वेलकम टू वर्ड ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करें अंकों की। क्या सर दुनिया में कितने अंक होते हैं? तो दुनिया में 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये 10 अंक होते हैं दुनिया में, जिससे आगे संख्याएं बनती है और संख्याएं जो होती है वो अनंत होती है, अनगिनत संख्याएं होती है। मतलब आप जितना गिन नहीं सकते उतनी संख्याएं होती है। ठीक है, बिल्कुल आपको पता होगा। देखिए, ये जो आपके अंक है, अंक से संख्याएँ बनती है। ये जो आप संख्या देख रहे हो 1 0 1 0, यहाँ आप क्या देख रहे हो? यहाँ आप देख रहे हो कि 2 अंक शामिल हुए हैं। कितने अंक शामिल हुए हैं? 2 अंक शामिल हुए हैं, 1 और 0। और ये 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे पहली संख्या है। तो ये जो आपकी संख्या है 2 अंकों की संख्या है। ठीक है सर। अब आपकी 2 अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होकर 99 तक जाती है। 99 के बाद 100 आ जाता है, तो 3 अंकों की संख्याएं प्रारंभ होती है जो 999 तक जाती है। उसके बाद 1000 आ जाता है। 1000 से लेकर 9999 तक आपके 4 अंकों की संख्याएँ हैं और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं हमारी जो संख्याएँ हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जो हमारा नंबर सिस्टम है, उसमें हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो वर्गीकरण पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम मान लेते हैं कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। मैंने कहा मान लेते हैं। मान लो कि ये जो संख्या पत्ती है हमारी, इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जो संख्या पत्ती है उसमें राज किसका होगा? उसमें राज होगा वास्तविक संख्याओं का। संख्या पत्ती का जो सबसे बड़ा परिवार है वास्तविक संख्याएं, उसका राज होगा। अब देखो, ये जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जो रियल नंबर्स है, कौन होते हैं रियल नंबर्स? अगर परिभाषा के तौर पे पूछा जाए तो ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके। मैंने क्या कहा? ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये देखो, ये हमारी संख्या रेखा है, इधर 0 है, इधर धनात्मक संख्याएं चल रही है, इधर ऋणात्मक संख्याएं चल रही है। जितनी भी संख्याएं हमारे पास आएगी हम उनको इनके ऊपर लिखेंगे और इनको हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। अब जो हमारी ये वास्तविक संख्याएं हैं, इसका जो परिवार है उसको देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर 2 फैमिली है। पहला परिवार जो है वो है अपरिमेय संख्या का। ये इधर बड़ा नाराज से बैठा है। क्यों? क्योंकि ये अकेला ही है। जो वास्तविक संख्याओं का जो लंबा चौड़ा परिवार है ना, जैसे क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति होता है, उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा खुद तक सीमित होकर रह गया, दूसरे बेटे ने क्या किया? बहुत एक्सपेंशन किया, उसके आगे बहुत पीढ़ी आई। तो ये जो अपनी वास्तविक संख्या है, इसका एक परिवार जो है नाराज से बैठा है, इसका नाम है अपरिमेय संख्या। और ये नाराज इसलिए बैठा है क्योंकि ये अकेला ही है, ये सिंगल है, इसने शादी वादी करी नहीं, तो इसके आगे फैमिलीज बनी नहीं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो अपनी नाराज सी संख्या है, इसका नाम है अपरिमेय संख्या। इसमें कौन आता है? √2, √3, √5, √7, पाई, ये सब इसमें अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। आगे हम सबको विस्तार से पढ़ेंगे। बस इतना जान लो, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। 22/7 जो है वो पाई का लगभग मान है, जो हम काम में लेते हैं गणना करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो सर हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं, इसके 2 परिवार है। एक इसका नाराज सा परिवार है जो अपरिमेय संख्या है, जो इस रूप में दिखता है। दूसरा इसका बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है जिसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। इसकी 2 ही फैमिली है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन से? ये रूट वाली संख्या है जो रूट के बाहर नहीं आ पाए। जैसे √4 लिखते हैं ना, तो √4 बाहर आ जाता है और 12 के क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। जब आप √9 लिखते हो तो क्या हो जाता है? 3 बन जाता है। इनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं, जो रूट से बाहर निकल सके, जो वर्गमूल से बाहर निकल सके। तो यहाँ सब वो संख्याएं आ रही है जो रूट से बाहर नहीं निकल सके। इसके अलावा आपका पाई है। ठीक है, बिल्कुल है सर। दूसरा परिवार हमारा अपरिमेय संख्या है, जिसका आगे लंबा चौड़ा परिवार है। इसी के परिवार का लंबा चौड़ा राज है इस वास्तविक संख्याओं में। मैंने क्या कहा? हमारी संख्याओं की दुनिया में राज किसका है? वास्तविक संख्या का है। और वास्तविक संख्याओं की दुनिया में राज किसका है? परिमेय संख्या का है। जो परिमेय संख्या है, इसका जो परिवार है वो क्या है? वो है पूर्णांक और दशमलव एवं भिन्न संख्याएं। ज़्यादातर संख्याएं यहीं सिमट जाएगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी। पूर्णांक और दशमलव एवं भिन्न संख्याएं। अब पूर्णांक शब्द का मतलब पूर्णांक या इंटीजर, वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि पूर्णांक शब्द का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक जो मतलब पॉइंट्स में नहीं हो,
जो भिन्न में नहीं हो, पूरा पूरा अंक हो, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 12 कुछ भी। अब मैं लिख देता हूँ 2.5, ये पूर्णांक नहीं है सर, दशमलव में। 5/7 ये पूर्णांक नहीं है सर, ये भिन्न में है ना। तो पूर्णांक बिल्कुल सर। अब जो हमारे पूर्णांक है, पूर्णांक में कौन कौन होते हैं? अच्छा, दशमलव और भिन्न भी समझ गए आप, ठीक है। पूर्णांक में कौन कौन है? नेगेटिव पूर्णांक, जीरो और पॉजिटिव पूर्णांक, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं, ठीक है बिल्कुल सर। ऋणात्मक संख्याएं हो गई, जीरो हो गई और धनात्मक संख्याएं हो गई। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब जो आपके पूर्णांक है जिसमें जो धनात्मक संख्याएं, ये धनात्मक संख्याएं आगे कैसे बढ़ रही है, ध्यान से देखो भाई। ऋणात्मक में आपकी ऋणात्मक संख्याएं आ गई, जीरो आ गई, ये अलग कर लो पूर्णांक में। अब पूर्णांक में जो धनात्मक संख्याएं हैं उनका आगे हम विभाजन कैसे कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्याएं और सम संख्याएं। अब आपको अभाज्य संख्या शब्द से क्या पता चल रहा है? जो संख्या किसी से भाज्य नहीं हो। किसी से भाज्य नहीं होने का मतलब होता है, बात को ध्यान से सुन लेना, किसी से भाज्य नहीं होने का मतलब होता है जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए। भाई एक का तो सब में भाग जाता है, खुद का सब में भाग जाता है, तो एक और खुद का किसी में, एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, तथा इसके दो फैक्टर होते हैं, इसके दो आप कह सकते हो गुणनखंड होते हैं। तो देखो आपकी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्यों? एक को क्यों नहीं लिया? देखो एक का एक ही गुणनखंड है, एक। मैंने कहा दो शर्त है, एक तो किसी का भाग नहीं जाएगा, दो में किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए दो क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसके दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 2 होता है और 1 होता है। बात समझ गए? एक और खुद का भाग तो जाना चाहिए। एक में तो एक का जाता है, ठीक है ना, सर एक और खुद हो गया ना, लेकिन एक ही गुणनखंड हुआ ना, दो गुणनखंड तो नहीं हुए ना। नहीं सर, दो गुणनखंड नहीं हुए। ऐसी संख्या जिसका आप टुकड़ा करके कम से कम ऐसे लिख सकें, जैसे 2 है, आपने लिखा 2 गुणा 1, ये है आपकी क्या? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। और पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है बिल्कुल सर। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की या भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है सर? जिसमें किसी का भाग जाए। अब हम आगे बढ़ के देखें तो देखो ध्यान से देखना, एक को ना हमने भाज्य लिया ना अभाज्य लिया, ठीक है सर। 2 क्या है? 2 अभाज्य है। 3 क्या है? 3 अभाज्य है। 4 हमारी पहली भाज्य संख्या है। क्यों? देखो 1 का भाग जाएगा, बिल्कुल। 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल। इसके अलावा 2 का भी भाग जाएगा। इसमें भी 1 का गया और 2 का गया, इसमें भी 1 का भाग गया, 3 का भाग गया, लेकिन इसमें 1 का भाग गया, 4 का भाग गया, उसके बाद 2 का भी भाग गया। तो एक और खुद के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाता हो, ठीक है, उसका एक गुणनखंड अलग भी हो एक और खुद के अलावा, तो वो क्या होती है? वो होती है भाज्य संख्या। तो पहली भाज्य संख्या कौन है? पहली भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। ये हम किसको पढ़ रहे हैं? पहले आपके दिमाग में ये पिक्चर, अभी जो बात कर रहा हूँ वो आपके दिमाग में बहुत गाढ़े से सेट होनी बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं सर हमारी जो वास्तविक संख्या है ना, उनका एक परिवार है परिमेय संख्या, उसके अंदर आते हैं पूर्णांक। वास्तविक संख्याओं का एक परिवार है परिमेय संख्या, जिसके अंदर पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक में हम ऋणात्मक पूर्णांक को जानते हैं, हम जीरो को जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक में जानते हैं। ये धनात्मक पूर्णांकों की बात करी जा रही है। पूर्णांक में ये धनात्मक पूर्णांकों की बात करी जा रही है कि धनात्मक पूर्णांकों में कौन आता है? अभाज्य संख्या आती है, भाज्य संख्या आती है, सम संख्या आती है, विषम संख्या आती है। सम संख्या जो 2 से भाज्य हो और विषम संख्या जो 2 से भाज्य नहीं हो, ठीक है ना। तो पहली विषम संख्या 1 है, पहली सम संख्या 2 है। अब कुछ लोग पढ़ाते वक्त ये भी बोलते हैं, कुछ टीचर्स की -8 है वो सम संख्या है क्योंकि उसमें 2 का भाग जाता है। 0 एक सम संख्या है क्योंकि वो 0 सबसे भाज्य है। -40 सम संख्या है क्योंकि उसमें 2 का भाग जाता है। तो आप कहते हैं नहीं सर गलत है। हमारी एनसीईआरटी, जिससे हमारे उत्तर वेरीफाई होते हैं, हमारी एनसीईआरटी ये बोलती है जो आपकी सम संख्या है वो क्या होती है? वो धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक। तो आप सर -8 आपका धनात्मक पूर्णांक है क्या? आप कह रहे हो -8 सम संख्या है। नहीं सर, -8 2 से भाज्य है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि 2 से भाज्य हर संख्या सम होगी। नहीं, सम संख्या, देखो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे टीचर्स इसको लेके चलते हैं, जिंदगी भर लेके चलते हैं, ठीक है ना। सम संख्या वो होती है जो धनात्मक पूर्णांक होती है। पूर्णांक होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, तभी वो सम संख्या होगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो पहली सम संख्या कौन है? पहली सम संख्या 2 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और वो संख्याएं सम संख्याएं होगी, वो इवन नंबर्स होंगे जो 2 से भाज्य होंगे, ठीक है बिल्कुल। एक हमारा क्या है? विषम है। 1 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। देखो मैं विषम कह रहा हूँ, अभाज्य नहीं कह रहा हूँ। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 9 विषम है। हाँ भाई 9 विषम है, 9 ओड नंबर है। आपको कि सर 9 में तो 3 का भाग जाता है। यहाँ भाग जाने या नहीं जाने की बात नहीं करी गई थी, वो तो अभाज्य में करी गई थी कि सर 11 है, 11 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। हम यहाँ सम या विषम की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो नहीं है सम वो है विषम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या है, लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यूँ तो आप कहोगे सर 2.4 है, इसमें आप 2 का भाग दोगे तो भाग तो चला जाएगा, उससे क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा पूरा तो नहीं जाएगा, पूरा भाग तो नहीं जाएगा 2.4 में, है ना, पॉइंटों में है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दशमलव एवं भिन्न संख्याओं की। हमने पूर्णांक को जान लिया, अब दशमलव एवं भिन्न संख्याओं को जान लेते हैं। दशमलव संख्याएं आपको पता है जिनको हम पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। और भिन्न संख्याएं भी इन्हीं से बनती है, ये एक दूसरे का रूप ही है। कैसे हैं सर, देखो ध्यान से देखो, आप 3/2 लिख रहे हो तब तो भिन्न संख्या है, और 3/2 को आप चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव संख्या होगी। ये तो आपका भिन्न संख्या और ये आपकी दशमलव संख्या। तो भिन्न संख्याओं से आप दशमलव संख्या बना सकते हो और दशमलव संख्या से आप भिन्न संख्या बना सकते हैं, ठीक है सर। आगे कई बाउंडेशंस भी आएंगे, कई नहीं भी बना पाएंगे, उसकी कहानी भी हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए एक उदाहरण आपके सामने ये भी लिखा हुआ है 4/3। 4/3 को आप जब दशमलव में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1.3 का बार। ये क्या कहानी है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने 4/3 लिखा तो आपने 3 बार लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल लिख दिया। 3 एकम 3 कितनी बार, एक बार। एक बार भाग गया, एक शेष बच गया। अब और भाग देने के लिए कुछ है नहीं, पॉइंट लगाया तो मन से एक बार 0 लिख सकते हो, ठीक है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर एक बच गया सर, एक बार पॉइंट लगा दिया तो 1 0 आप मन से लिख सकते हो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 चलता ही जाएगा। मतलब इसको हम कह देंगे 1.3 का बार। मतलब क्या होगा, जब पॉइंट के बाद कोई संख्या बार बार आना शुरू हो जाए ना, जो संख्या, अब चाहे यहाँ कहीं पे 1.325 का बार हो सकता है, ठीक है, कहीं ऐसा लिखा हो सकता है 1.25 का बार, तो आप समझ लेना कि सवाल ये कह रहा है 1.2525252525 चलता रह रहा है। जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो बार बार आ रहा है, ठीक है ना। तो बार कैसे लगा, समझ में आया आपका। यहाँ लिखा था 4/3, इसका रिजल्ट आया 1.3333। अब इसे आप 1.3 तो नहीं कह सकते, 1.3 से तो बड़ा है, तो आप इसे क्या कह सकते हो, 1.3 का बार। मतलब 1.3 है, 3 बार बार आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी आपकी दशमलव संख्या है, ठीक है। और ये भी किससे बनी है, ये भी भिन्न संख्या, ये भी आपकी भिन्न से बनी है। भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न हम कहते हैं सर अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। एक राशि ऊपर लिखी रहती है, एक राशि नीचे लिखी रहती है, इसको हम अंश कहते हैं, इसको हम हर कहते हैं, ठीक है। देखो जितने भी आगे हम सवाल करेंगे ना, वो इनकी क्वालिटीज़ पे करेंगे। हम सब तरह के सवाल करेंगे, बारीक से बारीक और बड़े से बड़ा सब सवाल करेंगे और इनकी क्वालिटीज़ पे करेंगे। लेकिन पहले हमें वर्गीकरण तो पता हो। अब हमारे दिमाग में यहाँ तक एक बात पहुँच गई है कि सर एक वास्तविक संख्याओं की दुनिया होती है जिसमें 2 परिवार होते हैं। एक नाराज सा परिवार है जिसका नाम अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसकी आगे शाखा ही नहीं है, वो सिंगल है, ठीक है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √4 मैंने नहीं बोला क्योंकि √4 से 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर वर्गमूल नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो वास्तविक संख्याओं का जो परिवार है उसके क्या भाग है सर। अब देखो ये यहाँ 10 सेकेंड का जो रिवीजन है इसको ध्यान से समझना कि सर जो वास्तविक संख्या है उसमें अपरिमेय है, जो नाराज बैठे हैं, फिर अपरिमेय, ठीक है, बिल्कुल। परिमेय का आगे परिवार है जिसमें पूर्णांक है, ठीक है सर। पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 है, और धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है सर। जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है उसमें अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्या है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। फिर हमारी दशमलव एवं भिन्न संख्याएं हैं सर। दशमलव संख्याएं ऐसी भी है जो पॉइंट के बाद रुक जाती है, 1.5, 1.25, 1.735, 1.4025। दशमलव संख्याएं ऐसी भी होती है जो पॉइंट के बाद रुक जाती है, और दशमलव संख्याएं ऐसी भी होती है सर जो पॉइंट के बाद नहीं रुकती है। ये किसका हिस्सा है, ये हमारा दशमलव एवं भिन्न का हिस्सा है, ये हमारा वास्तविक संख्याओं का परिवार है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा होती है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में निरूपित की जा सकती है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। कैसे, इस परिभाषा का क्या मतलब है, इस परिभाषा का ये मतलब है जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं ना, उनको हम p/q के रूप में मीन्स अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जो भी परिमेय संख्या हमारे पास है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। दूसरी बात क्या कह रहा है, p और q पूर्णांक है, मतलब कुछ लिखा हुआ है तो कट के फाइनली पूर्णांक बनेगा। जैसे 2.4 लिखा है, 3.6 लिखा है, आपने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, क्या आ गया, 24/36 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, इसे आपने p/q के रूप में लिखा है। आगे आप सरल करके भी लिखोगे, आप 24/36 को डायरेक्टली परिमेय संख्या नहीं कहोगे, इसको आप काटोगे, कहोगे सर इसका आप परिमेय रूप लिखो, तो आप इसे काट के 2/3 लिखोगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है। तो p और q के रूप में होनी चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, मतलब कट के फाइनली पूर्णांक बन जाने चाहिए।
ठीक है, आप यूँ नहीं कहोगे सर देखो ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। क्या सर ये काहे की परिमेय संख्या हुई, तो पूर्णांक नहीं है। अरे पूर्णांक है ना, आप पॉइंट हटाओ, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट हट गया, तो ये क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ लो q कौन है, q है आपका हर, जिसे आप अंश बटा हर के रूप में लिखते हो। तो q क्या है, q हर है। ठीक है, ध्यान से देखो q क्या है सर, q हर है। हर 0 नहीं होना चाहिए का कारण ये है, किसी भी संख्या के अगर बट्टा में 0 लिखा होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। अपनी नोटबुक में कहीं लिख सकते हो, ये बात आप डायरेक्ट पूछी भी जा सकती है बेसिक लेवल के एग्जाम्स में आपको। 0/1 लिखा है तो उत्तर 0 होगा, तो अंश में 0 हो सकता है, 0/1 का उत्तर 0 होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। और 0 क्या है, 0 आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है, 0 परिमेय संख्या है। सर 0 परिमेय संख्या है, हाँ भाई, परिमेय संख्या का एक परिवार है ना जिसका नाम पूर्णांक है, उस पूर्णांक में 0 था, ऋणात्मक संख्याएं थी और धनात्मक संख्याएं थी। ठीक है, तो बट्टा में 0 नहीं लिख सकते क्योंकि बट्टा में 0 लिखते ही मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, ये परिभाषा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इस परिभाषा को मैच कराओ जो आपने इसका परिवार बताया। मैंने क्या परिवार बताया, मैंने क्या बताया, परिमेय संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको बताया परिमेय संख्या का 2 परिवार है, पूर्णांक संख्या है। अब आप कहोगे सर पूर्णांक लिखा हुआ है 2, 4, 12, यही पूर्णांक है। बिल्कुल, ये अंश दिख रहा है, इसमें हर कहाँ दिख रहा है, तो आप बट्टा में 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लो, इसका मान बदला क्या, नहीं, तो आप बट्टा में 1 लिख सकते हो। जहां आप बट्टा में 1 मन से लिख सकते हो, मैंने क्या कहा, जहां आप बट्टा में 1 मन से लिख सकते हो वहां आप क्या कह सकते हो, वो क्या है, वो आपकी परिमेय संख्या है। तो जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है। अब आप ये मत कहना ये अंश और हर के रूप में दिख रहे हैं, अंश और हर के रूप में दिख रहे हैं। ठीक है, और दशमलव संख्याओं को तो आपने जान ही लिया भाई, 1.5 है, क्या सर ये अंश और हर के रूप में कहाँ दिख रहा है। जब आप 1 और 1.5 का रूप बदलोगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। 1.3 का बार है, इसका रूप बदलोगे तो क्या आएगा, 4/3 आएगा। इसका रूप कैसे बदलते हैं, ये पूरा एक सवाल है, उसको हम हल करेंगे। समझ रहे हो, इन सब के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या परीक्षाओं में पूछते हैं, लेटेस्ट एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे गए, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हमने इस परिवार को समझा है कि जो हमारा परिमेय संख्याएं होती है इसके अंदर पूर्णांक होते हैं, इसके अंदर दशमलव में भिन्न संख्याएं होती है। देखो इस क्लास में मैं एक एक चीज़ को 5-5 बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि ये वर्गीकरण आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या सर हमने अभी सीखा है कि आपके जो इंटीजर्स है, पूर्णांक है, ठीक है, वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, उसमें 0 होता है, बिल्कुल, उसमें धनात्मक पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल। सर जो आपके धनात्मक पूर्णांक है ना, जो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, अब मुझे बताओ पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, आप कहोगे सर 1 से शुरू होंगे, क्योंकि पूर्णांक होने चाहिए, सिर्फ धनात्मक नहीं, धनात्मक तो ये भी है, धनात्मक तो ये भी है। ये संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, सर ये संख्या धनात्मक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक पूर्ण अंक होते हैं जो पॉइंटों में नहीं होते, जो हल होकर पूर्ण अंक बन जाने चाहिए। तो पहला पूर्णांक आपका कौन हो गया, धनात्मक पूर्णांक। पहला धनात्मक पूर्णांक 1 हो गया, 1, 2, 3, 4। तो जितने भी आपके धनात्मक पूर्णांक है ना, जिसको आप सीधे सीधे कह सकते हो, आपने जो गिनती स्टार्ट करी थी सीखनी बचपन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही शुरू करी थी आपने, वो सब धनात्मक पूर्णांक थे। तो ये आपके धनात्मक पूर्णांक है, इनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। क्या कहा, धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक का नाम है प्राकृत संख्या। अब घबराना नहीं सर, इतने सारे नाम याद करूं, आप रोज रोज इनको काम में लोगे ना, याद हो जाएंगे। बस एक बार क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, वर्गीकरण आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि सर जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर धनात्मक पूर्णांक में हमारी गिनती में हम अगर 0 को भी शामिल कर लें तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बस इतना ही फर्क है। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाएगी। ठीक है, कौन, प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी, सर पूर्ण संख्याएं वो होगी जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी। ठीक है ना, ये किस परिवार में आती है, ये सर पूर्णांकों के परिवार में आती है। पूर्णांक किस परिवार में आता है, पूर्णांक सर परिमेय संख्याओं के परिवार में आता है। परिमेय संख्या किसके परिवार में आती है, सर वो वास्तविक संख्याओं के परिवार में आती है। यही तो अभी तक सीख के आए, बिल्कुल। तो एक सिंपल सी बात हमने यहाँ सीख ली। आगे जो आपके प्राकृत संख्याएं हैं, जो आपके धनात्मक पूर्णांक है, प्राकृत संख्याएं कौन है, सर प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। प्राकृत संख्याएं कौन है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये आपके धनात्मक पूर्णांक है, इसमें अभाज्य है, भाज्य है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जिसमें किसी का भाग जाए वो भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या 4 है। जिसमें किसी का भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 है। अब कोई ये मत सोचना सर आपने 3 क्यों नहीं लिखा, मैंने उदाहरण लिखा है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। सम संख्या है जिसमें 2 का भाग जाए, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। लेकिन पहली विषम संख्या कौन सी है, 1 है। विषम संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है, बिल्कुल सर, बात सिंपल है। ये सब प्राकृत संख्याएं, ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक है,
अब दशमलव संख्याओं को ध्यान से समझो। अब हम दशमलव संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो दशमलव संख्याएं हैं उनके दो रूपों को तो आप जान चुके हो, जो परिमेय संख्याओं का हिस्सा है। जो कह रहा हूँ बात को ध्यान से सुनना। हमारी जो दशमलव संख्याएं हैं इनके दो रूपों को, इसके दो फेस तो आपको पता है। क्या सर, हमने देखा है कुछ ऐसी दशमलव संख्याएं होती है जो पॉइंट के बाद रुक जाती है और इनको हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं। कैसे? क्या सर, अगर आप 5/2 लिखोगे ना तो हम इसको हल करेंगे तो आएगा 2.5। क्या आएगा? 2.5। ये देखो पॉइंट के बाद रुक गई। आप इसे 5/2 लिख सकते हो भिन्न के रूप में, क्योंकि दशमलव एवं भिन्न संख्याएं बोला हमने। जो दशमलव संख्याएं उन्हीं का एक और रूप भिन्न संख्याएं। ठीक है, बिल्कुल सर। इसे आप परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखी हुई है, परिमेय है। ठीक है सर। 5/2 को आप 2.5 लिख सकते हो, मतलब ये दशमलव के बाद रुक जाती है। इनको हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या, कि 10 पॉइंट के बाद शांत हो गई है, रुक गई है। ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन हमने एक दशमलव संख्याओं का ऐसा रूप भी पढ़ा है, ध्यान से देखो। आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि 4/3 था, इसको आपने लिखा था 1.3 का बार। और इस बार का मतलब क्या था? इस बार का मतलब था ये 3 आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। आप कितनी बार भाग दोगे तो ये 3 रुकेगा ही नहीं। तो हमें दशमलव संख्याओं का एक ऐसा रूप भी पता है जो अशांत होता है, जो पॉइंट के बाद नहीं रुकता है। बात समझ लेना ध्यान से। जो पॉइंट के बाद नहीं रुकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। शांत दशमलव संख्या जो पॉइंट के बाद रुक जाए, अशांत दशमलव संख्या जो पॉइंट के बाद नहीं रुके। अब अशांत दशमलव संख्या के दो हिस्से हैं। अब इस बात को ध्यान से सुनना। यही एक ही बात है जो आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान तो सब कुछ रखना है, लेकिन इस बात को बड़ा दिमाग में बैठा लेना है। जो आपकी अशांत दशमलव संख्या है, जब मैं कहूँगा अशांत दशमलव संख्या है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जो पॉइंट के बाद रुक नहीं रही है। उसमें दो तरह की संख्याएं होती है। एक तो वो होती है जो पॉइंट के बाद जिनके ऊपर बार लग जाता है। ये तो है बार वाली, जिनमें पॉइंट के ऊपर बार लग जाता है। बार कब लगता है? जब वो बार बार आना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अशांत आवर्त दशमलव संख्या। शब्द भी आपको पता होने चाहिए, कहीं हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। लिखा हुआ मिल जाएगा से मतलब एग्जाम में मिल सकता है। अशांत, ठीक है सर, जो नहीं रुकने वाली। आवर्त, आवर्त मतलब बार बार आने वाली, इसलिए हम उसको बार लगा देते हैं। अशांत आवर्त दशमलव संख्या। अब ये शब्द आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अशांत आवर्त दशमलव संख्या मतलब जो पॉइंट के बाद नहीं रुके, ठीक है, और जिसमें किसी न किसी संख्या के आगे निश्चित क्रम में आवर्ती हो, जिसके कारण हम बार लगाते हैं, तो अशांत आवर्त दशमलव संख्या। अब कुछ संख्या ऐसी होती है जो पॉइंट के बाद है ना रुकती नहीं है, ठीक है, अशांत है, लेकिन अनावर्त है। अनावर्त मतलब किसी संख्या में, किसी की निश्चित क्रम में आवर्ती नहीं होती है, उसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। आप ये कह सकते हो ये जो बिना बार वाली संख्या है, कौन सी? बिना बार वाली। ये हमारी परिमेय संख्याओं का हिस्सा नहीं है, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। आपने कहा सर अपरिमेय संख्याओं का तो कोई परिवार नहीं है, वो तो सिंगल है। अब इसका एक रूप और निकल के आ गया। नहीं, ये इसका परिवार नहीं है, ये खुद ही है। ये आप ऐसे लिखोगे तो √2 लिखोगे, आप आगे हल करके लिखोगे तो लिखोगे 1.4 1 4 2 1 3, ऐसे आगे चलता ही रहेगा और आवर्ती होगी नहीं। मतलब कहीं से रिपीट होना ही शुरू नहीं होगा। रिपीट कहीं से भी हो जाए तो चलता है। ये जो कहते हैं, ये कहते हैं साहब आपने 3 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5, यहाँ से आवर्ती हो जाए तो भी ठीक है, कहीं से भी आवर्ती हो जाए ठीक है, कहीं से भी फिक्स नंबर आना शुरू हो जाए ठीक है, तो हम उसे कहेंगे अशांत आवर्त दशमलव संख्या। लेकिन इसमें होता ही नहीं है। अब देखो दुनिया में कितने अंक हैं? दुनिया में 10 अंक है सर। तो पॉइंट के बाद आएंगे तो वही 10 अंक, घूम घूम के वही 10 अंक आएंगे, तो अंकों की तो आवर्ती होगी। अंकों की आवर्ती कैसे नहीं होगी? इस आप कह रहे हो पॉइंट के बाद इसको आप लाखों अंकों तक लिखते जाओ, लिखते जाएंगे सर। आप कह रहे हो कि है ना आवर्ती नहीं होगी, आवर्ती तो होगी भाई। दुनिया में 10 ही तो अंक है, वही तो बार बार आएंगे सर। फिर आप कह रहे हो इस पर बार नहीं लगा सकते, निश्चित क्रम में नहीं आएंगे। निश्चित क्रम में नहीं आएंगे तो बार कैसे लगाएंगे? बार कैसे लगा सकते हैं? बार तक इसको क्या लिखेंगे? 1.12 का बार। इसमें 1 2 बार बार आ रहा है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है 1.12 1 1 2, फिर 1 1 1 2। तो समझे, ऐसी दशमलव संख्याएं जो पॉइंट के बाद रुके नहीं और जिनकी निश्चित क्रम में आवर्ती नहीं हो, या आप शॉर्ट में कह सकते हो जिनके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर आगे जाके बार बार आना शुरू होता ही नहीं है। मान लो 2 5 आ गया तो थोड़ी देर बाद आगे जाके 2 5 कंटिन्यू होगा ही नहीं। आगे बीच में कोई एक नंबर आ जाएगा, फिर 2 5 आ जाएगा, फिर कोई 2 नंबर आ जाएंगे, फिर 2 5 आएगा, फिर कोई दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर 2 5 आ जाएगा। मतलब जिनके ऊपर हम बार नहीं लगा सके, जिनका एक चेहरा तो ये है, या तो आप ऐसे लिख दो √2 √3 √5 √7, और इन्हीं को जब आप हल करते हो तो इनका जो रिजल्ट आता है वो ऐसा आता है जिसके ऊपर आप बार नहीं लगा सकते, जो दशमलव के बाद चलता ही रहता है। यही तो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हमारी अपरिमेय संख्या किसका हिस्सा है?
वो दशमलव संख्या, आप कह सकते हो कि दशमलव संख्याओं का हिस्सा है। ये रूट में ऐसे दिखती है और दशमलव संख्याओं में ऐसे दिखती है, लेकिन जो हमारी दशमलव संख्या है, जो हमारी परिमेय संख्या में आती है, वो कौन कौन सी है? सर एक तो जो रुक जाए, एक जिन पे बार आ जाए, जिनकी आवर्ती शुरू हो जाए, वो तो परिमेय संख्या में है। ये परिमेय संख्या में नहीं है, ये अपरिमेय संख्या में है। तो बस अगर आपने ये बात दिमाग में सेट कर ली तो आपको वास्तविक संख्याओं की तो पूरी दुनिया ही पता चल गई। क्या सर देखो, वास्तविक संख्याओं की दुनिया को अगर वापस अलग तरीके से बताएं क्या? हाँ बताओ। देखो क्या सर, देखो ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। इधर हमारी परिमेय संख्या है, कौन सी है? जिसमें पूर्णांक है, दशमलव एवं भिन्न संख्याएं। दशमलव में रुकने वाली परिमेय संख्या में, बार आ जाए वो परिमेय संख्या में, जिस पे बार नहीं आए, निश्चित क्रम में आवर्ती होना शुरू नहीं हो, वो है परिमेय संख्याओं में। तो ये अपना वास्तविक संख्याओं का कितना सिंपल क्लासिफिकेशन है, जो अपने दिमाग में अपने को सेट रखना है। इस पे सवाल आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि जिस पे सवाल नहीं आते उसमें बात नहीं करते हैं, हम वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। अब आप कहोगे सर आपने कहा कि वास्तविक संख्याएं वो होती है जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जितनी भी वास्तविक संख्याएं होगी वो संख्या रेखा के ऊपर मौजूद रहेगी, संख्या रेखा पर आराम करेगी। जैसे मैंने कहा -4 कहाँ है? आप कहोगे सर देखो ये रहा -4, ये अपना -4 यहाँ आराम कर रहा है। मैंने कहा +3 कहाँ है? सर ये +3 यहाँ आराम कर रहा है। 0 कहाँ है? 0 ये रहा। तो अपने ये कहाँ है? ये रहा। देखो इनको आप दिखा पा रहे हो? हाँ बिल्कुल दिखा पा रहे हैं सर। अब मैंने लिख दिया 2.5 कहाँ है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 2.5 बना देंगे। आप कहोगे सर आपने एक स्केल देखी है, स्केल में क्या होता है, यहाँ 1 लिखा होता है, बीच में आगे 2 लिखा होता है, बीच में क्या होता है 0.5 होता है, उसे 10 भागों में बांट देते हैं हम। 10 भागों में, 10 बराबर भागों में बांट देते हैं, बिल्कुल बांट देते हैं। तो उसमें 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और उसके बाद 3, 10 हिस्सों में बांटा, उसमें से 5वां हिस्सा ये हमने 2.5 दिखा दिया। सर 2.5 का ये ऊपर नहीं है, ये संख्या रेखा यहाँ मौजूद है, ऊपर तो इसको निकाल के दिखाया गया है कि देखो ये यहाँ बैठा है, ये मौजूद है। अब कोई कहते हैं सर मुझे 2 से ही 5/6 दिखाना है संख्या रेखा पर, कैसे दिखाऊंगा? देखो इन बातों को थोड़ा समझना, काम आएगी। 2 से ही 5/6 में संख्या रेखा पर कैसे दर्शाऊं? ठीक है, क्योंकि 5/6 का आप मान निकाल के देखोगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा चलता ही चलता दिख जाए, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ये सही बात कह रहे हो आप। तो सर इसका एग्जैक्ट वो नहीं होगा तो फिर कैसे दिखाओगे? मैं कहा दिखाएंगे। देखो कैसे, आप 6 भागों में बांट दो। ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये आपका 3 लिखा है, इसके 6 बराबर टुकड़े कर दो आप। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, ठीक है, ये 2 से 3 में 1 टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, 5वां टुकड़ा, 6ठा टुकड़ा, 6 बराबर टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, 5वां टुकड़ा, 6 में से 5 टुकड़ा। अगर ये बात किसी को ज़्यादा नहीं समझ में आए तो अपने दिमाग को पजल मत करना, दिमाग को ब्लॉक मत करना, छोड़ देना, कोई आपका ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस मैंने ये कहा है 2 से ही 5/6, अगर ये सिर्फ ज्ञान है, ये जो अभी दे रहा हूँ ना ये सिर्फ ज्ञान है, इस पर सवाल नहीं है, ठीक है। चलिए ज्ञान के बाद सवाल पे वापस आ जाऊँगा, ध्यान रखना। क्या सर 2 से ही 5/6 लिखना है? तो मैं घबराऊंगा नहीं, मुझे पता है 2 से लेकर 3 तक के अंदर 6 टुकड़े कर दूंगा और 5वां टुकड़ा है यहाँ निशान लगा दूंगा, तो 2 से ही 5/6 यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारा √2 कहाँ बैठता है? संख्या रेखा पर बैठता है क्या? मैं कहूँगा √2 वास्तविक संख्या है क्या? आप कहोगे अपरिमेय संख्या है। मुझे बताओ वास्तविक संख्या है क्या? आप कहोगे हाँ सर वास्तविक संख्या है, क्योंकि आपने कहा था कि वास्तविक संख्याओं का जो परिवार है उसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है। हाँ, तो √2 वास्तविक संख्या है? हाँ सर है। √5 भी है बिल्कुल। इसका मतलब ये कहाँ बैठते हैं? इसका मतलब ये बैठते हैं संख्या रेखा पर। तो सर कैसे बैठते हैं? तो देखो जरा, देख लेते जरा सा कैसे बैठते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। अब ये तो ये बता रहा हूँ संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं, कहाँ बैठते हैं, तो आप खुद भी बता सकते हो कैसे। ध्यान से देखो, √2 है, √2 का मान क्या होता है? √2 का मान 1.414 होता है ना, मतलब 1 और 2 के बीच में होता है भाई। √2 जो है अपना 1 से तो बड़ा है, बिल्कुल सर, और 2 से छोटा है। √2 का मान क्या होता है? 1.4। ये देखो, ये बड़ा जहाँ मुंह खुला होता है बड़ा निशान बताता है, आगे सब सिखाऊंगा। 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में बैठेगा, ये तो हमें पता है। 1 और 2 के बीच में कहीं बैठा होगा ये लाइन के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसे कोई प्रदर्शित करना चाहे तो कैसे प्रदर्शित करेगा वो बता रहा हूँ, जो आपको क्लास 9th में सिखाया जाता है। तो प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है, अगर ये रेखा 1 होगी और ये रेखा 1 होगी और आप इसको और इसको मिला दोगे तो ये √2 होगी। ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ आ गई पाइथागोरस प्रमेय। जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, जिनको पता है इस कॉन्सेप्ट को सीख लो, जिनको नहीं पता है वो ये कॉन्सेप्ट कहाँ सीखेंगे? जब वो इस चीज़ को पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को। देखो ध्यान से, ये आपका 1 है और ये आपका 1 है, ठीक है। ये लंबाई 1 है, ये लंबाई 1 है, तो ये लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई होगी √2,
कैसे होगी वो हम बहुत विस्तार से सीखेंगे, लेकिन आप ये सीख सकते हो आपका जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें इसे आधार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आधार। इसे आप कहते हो लंब, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो आपका जो कर्ण का वर्ग होता है ना वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ये नियम होता है, जब ऐसा होता है तो ही समकोण त्रिभुज होता है, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं होता है। और यहाँ हमें समकोण त्रिभुज की स्थिति दिख रही है, ये सीधा एक लंबाई, ये लंब पे एक लंबाई, इसको लंब बोलते हैं जो 90 डिग्री पे खड़ा होता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब आप एक का वर्ग करोगे एक आएगा, एक का वर्ग करोगे एक आएगा, कितना आ गया 2। कर्ण का वर्ग बराबर कितना है 2, तो कर्ण बराबर कितना होगा, देखो वर्ग इधर जाके वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल √2, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर √2 हो गया। देखो जो मेरी अक्कड़ बकड़ बम्बे वो वाली क्लासेज होती है ना, उनमें मैं ये सब चीज़ें सिखाता हूँ, ठीक है ना, एक एक चीज़। वहाँ अक्कड़ बकड़ बम्बे बो में हम क्या करते हैं, चैप्टर में जितने ही ऐसे कॉन्सेप्ट काम में आते हैं जो बेसिक से जुड़े होते हैं, हमें आते हैं, उनको हम बड़े विस्तार से सीखते हैं। फिलहाल हम यहाँ आ जाते हैं कि √2 को कैसे प्रदर्शित करना है। तो ध्यान से देखो, आप इसको यूँ हटा देते हैं। √2 को कैसे प्रदर्शित करना है तो ध्यान से देखो आप, कैसे अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये दूरी √2 होगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम प्रकार लेंगे, यहाँ रखेंगे, उसका हिस्सा खोल के दूसरा यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे। ये चाप कटेगा, ये चाप जहाँ अपनी इस संख्या रेखा पर कटेगा वहाँ √2 है, समझे। तो इस प्रकार से हम √2 को, √3 को, √5 को सबको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ये तो प्रदर्शित करने का तरीका है, स्थान आप खुद ढूंढ सकते हो। कैसे? अगर कोई आपको कहते भैया मेरे पास लिखा है √60, इसको संख्या रेखा पर कहाँ देखूंगा, तो आप कहोगे सर देखो 60 को आप जरा याद करो तो 7 7 49, भाई अगर 49 होता तो 49 से क्या निकलता सर, 49 से 7 निकलता। अगर 64 होता तो 8 8 64, उससे क्या निकलता, 8 निकलता। मतलब ये रूट के अंदर देखा जाए, रूट के अंदर देखा जाए तो 49 और 64, 49 और 64 के बीच में रूट 49 से 7 आता है, ठीक है, बिल्कुल सर। और 64 से कितना आता है, 8 आता है। इसका मतलब ये 7 पॉइंट समथिंग है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। वैसे तो ये अपरिमेय संख्या है, रिजल्ट तो इसका चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। लेकिन इसको संख्या रेखा पर आप क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। अपरिमेय संख्या क्यों है, जो इससे बाहर नहीं निकल पाए रूट से, वह अपरिमेय संख्या होती है। उसका एक रूप क्या होता है, उसका एक रूप वो होता है अशांत अनावर्त, बिना बार लगाए। इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें बार नहीं लगा सकते, 10 मिनट के बाद चलता ही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सर। बात समझ में आ गई। तो ये 7 और 8 के बीच में होगा, तो आप अनुमान तो आप भी लगा सकते हो कहाँ बैठा है। अब इज, यहाँ लिखा है इज रूट में -2 कैन बी प्रेजेंट ऑन नंबर सिस्टम। क्या रूट में -2 जो है, वर्गमूल में जो -2 है, इसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से देखना। अगर आपने यहाँ 1 लिखा है, ये अगर आप नहीं भी अगर समझो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ बात जाननी है छोटी सी, अभी आपके समझ में आ जाएगी। बस आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, ये 1 है, बिल्कुल है, ये भी 1 है, बिल्कुल है, ये √2 आया। क्या यहाँ और यहाँ से रिजल्ट कभी -√2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? आप इसका वर्ग करोगे, मान लो आप कहोगे सर मैंने तो इधर की तरफ लिया था, मैंने तो 0 के इधर लिया था तो -1 ले लिया था। आप माइनस वर्ग भी अगर -1 भी लोगे ना तो -1 का आप वर्ग करोगे, समझ रहे हो। -1 का अगर आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो रिजल्ट तो इसका प्लस में ही आएगा, माइनस में आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई क्या? कैसे नहीं आ सकता? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए नहीं आ सकता। कैसे? देखो √2 को प्रदर्शित करना था, 1 था, यहाँ से चाप लगाया, √2 बन गया, लेकिन रूट में माइनस नहीं आ सकता। देखो जिनकी गणित कमजोर है, मैंने क्या कहा, इधर उधर नहीं होगे कि है ना, जो मुझे आता है वो पढ़ा रहे तो मैं क्लास में बैठा हूँ, जो मुझे नहीं आता है वो पढ़ा रहे तो मैं क्लास में नहीं बैठा हूँ। तो ये सीखने का प्रोसीजर नहीं होता। मैंने क्या कहा, 1 घंटे अपना दिमाग कहीं इधर उधर नहीं जाने दोगे, क्योंकि मैंने कहा ये बात बहुत अच्छे से अगर नहीं समझ में आएगी जिन बच्चों को, देखो जिनको समझ में आ जाएगी वो बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे, नहीं आएगी वो धीरे धीरे बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन नहीं आए उनको छोटी सी बात लास्ट में पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है बताऊंगा अभी। तो देखो आप यहाँ से कोई भी संख्या हो, चाहे -1 है, इसका वर्ग करोगे 1 आएगा, इसका वर्ग करोगे 1 आएगा, वर्ग करने के बाद आप जोड़ोगे 2 आएगा, फिर आप इधर से लाओगे रूट, भाई इधर कर्ण का वर्ग होगा, बिल्कुल होगा, वर्ग इधर आके वर्गमूल होगा, बिल्कुल होगा। तो चाहे यहाँ -1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, लेकिन वर्ग हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप जब वर्ग करते हो तो माइनस मौजूद रहता ही नहीं है, इसलिए माइनस का √2 आप लिख नहीं सकते। माइनस का √2 आप जब संख्या रेखा पर लिख नहीं सकते तो आप चाप नहीं खींच सकते, और -√2 को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। आपने सर प्रारंभ में कहा था वास्तविक संख्याएं वो होती है जिनको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। आज हमें एक ऐसी संख्या मिली है जहां रूट में माइनस होता है, इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो ये अवास्तविक कह दो या काल्पनिक संख्याएं कह दो। तो हमारी जो संख्याओं का वर्गीकरण है ना,
उसका पहला परिवार, मैंने क्या कहा था, संख्याओं के परिवार का सबसे बड़ा परिवार है वास्तविक संख्याएं, लेकिन वहाँ पर एक परिवार वो भी है जिसका नाम है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्या शब्द का मतलब ये नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर का मतलब गणित में ये नहीं होता कि जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, कि हम जिसकी कल्पना कर रहे हैं मेरे पास 1000 करोड़ रुपए होंगे तो 1000 करोड़ काल्पनिक संख्या है। अरे भाई 1000 करोड़ वास्तविक संख्या है, दुनिया में कहीं होती है ये चीज़, समझे आप, बिल्कुल। लेकिन रूट में कोई संख्या माइनस में होती है तो उसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब आप देखो, अब हमारे क्लासिफिकेशन को यहाँ तक हम क्लियर कर लें। चलो पहले इस बात को समझ लें। ये हमारा इमेजिनरी नंबर है जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसकी पहचान क्या है, रूट के अंदर माइनस दिखेगा। अब यूँ मत करना सर ये तो 4 है, बाहर निकल जाएगा। हाँ, रूट 4 बाहर निकल सकता है, लेकिन रूट के अंदर माइनस है ना, रूट के अंदर माइनस है, वो बाहर नहीं निकलेगा, आप ये समझ लेना। इसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो वर्गमूल में अगर माइनस दिख गया तो वो है काल्पनिक संख्या। तो सवाल अगर काल्पनिक संख्या का आएगा तो बहुत सरल आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या काल्पनिक है। 4 ऑप्शन लिखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ रूट के अंदर आपको माइनस दिख जाएगा, आपको यही उत्तर है, बाहर नहीं। यूँ नहीं कोई किसी ने ये कहा और आपने कह दिया काल्पनिक संख्या तो गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखना, माइनस रूट के अंदर, माइनस रूट के अंदर है तो वो काल्पनिक संख्या है। ठीक है सर। अब यहाँ से सवाल बनते हैं, एग्जाम्स में आते भी है, तो हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि काल्पनिक संख्याओं को हम आयोटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये आयोटा जो आई का साइन है, इसके रूप में हम क्या करते हैं, काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर। आयोटा का जो मान होता है वो होता है रूट में -1। ठीक है। अगर आप आयोटा का वर्ग करोगे तो आ जाएगा -1। अगर आप आयोटा की घात 4 करोगे तो आ जाएगा 1। इसके बारे में हम विस्तार से सवाल करेंगे तब और सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ लिखा है ना 3 आयोटा, अगर कोई नंबर लिखा है 3 आयोटा तो आपको पहचान हो जानी चाहिए ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि यहाँ आयोटा लिखा है। आयोटा का मान क्या है, आयोटा का मान रूट में -1 है। समझे? 5 आयोटा लिखा है तो क्या है, काल्पनिक संख्या है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार हमने वर्गीकरण सीख लिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार जल्दी से सोच लेते हैं हमारी संख्याओं की दुनिया को। कि ठीक है सर, सोचते हैं। हमारी संख्याओं की एक दुनिया है सर, उसमें वास्तविक संख्याएं हैं, बिल्कुल है। कौन सी है वास्तविक संख्याएं, जिनको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। तो वास्तविक संख्याओं के ऑपोजिट में कौन है, काल्पनिक संख्याएं हैं सर, जिनको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्या पहचान है इसकी, सवाल में एग्जाम में आएगा तो कैसे पहचानोगे सर? एग्जाम में ऐसे पहचानूंगा, रूट के अंदर माइनस होगा, वो क्या होगी, काल्पनिक संख्याएं होगी। परीक्षा का सवाल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी वास्तविक संख्याओं की। हमारी वास्तविक संख्याओं का जो परिवार है उसके अंदर एक रूठा हुआ सा परिवार था जो कोने में बैठा था, जो सिंगल था, जिसका नाम था अपरिमेय संख्या। वो कौन सी होती है सर? वो रूट वाली संख्याएं होती है जो रूट के बाहर नहीं निकल पाती। एक तो उनका ये फेस होता है। देखो, काल्पनिक संख्या के ऊपर सवाल आएगा, लेटेस्ट एग्जाम में भी आए हुए हैं। ठीक है। और आपका अपरिमेय संख्या के ऊपर तो बहुत सारे एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। ये ध्यान रखना कि सर अपरिमेय संख्या कौन सी है, कि सर हमारी जो संख्या रूट के अंदर बैठी है। काल्पनिक अलग चलेगी पहले ही, वास्तविक के परिवार में सबसे पहले उदास परिवार है अपरिमेय संख्या का, जो रूट में बैठा है। ठीक है ना। लेकिन एक पहचान और है उसकी, वो है अशांत अनावर्त दशमलव संख्या, मतलब बिना बार वाली दशमलव संख्या है। वो दशमलव संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं लगा सकते। बार क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सर वो बार बार आती नहीं है। तो बार बार नहीं आती है तो दुनिया में 10 ही अंक है, उसके अलावा कोई अंक आ जाते हैं क्या उसमें? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, निश्चित क्रम में आवर्ती नहीं होती है। समझे? बिल्कुल। तो जिसको बोलते हैं अशांत अनावर्त दशमलव संख्या, जिसकी निश्चित क्रम में आवर्ती नहीं होती है, वो कौन सी है? वो अपरिमेय संख्या है। तो सवाल लिखा आएगा निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमारे को 2 चीज़ें सोचनी है। अगर हमें रूट में कोई संख्या लिखी हुई मिल जाए जो रूट के बाहर नहीं आती हो तो वह अपरिमेय संख्या है, या फिर हमें ऐसी संख्या लिखी हुई मिल जाए जिसके ऊपर हम बार नहीं लगा सके, जो अशांत अनावर्त दशमलव संख्या हो, निश्चित क्रम में आवर्ती नहीं हो रही हो, तो अपरिमेय संख्या का सवाल क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। फिर हमारी परिमेय संख्या है, और हमारी परिमेय संख्याओं का डिवीजन बहुत सिंपल है। हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं, हमारी परिमेय संख्याओं के अंदर आती है पूर्णांक, जो पूरे अंक है, जिसमें ऋणात्मक है, 0 है, धनात्मक है। हमारे जो धनात्मक पूर्णांक है, जिनको हमने किस में बांटा? नेचुरल नंबर में बांटा। किस में बांटा? हमारे धनात्मक पूर्णांक का एक नाम है नेचुरल नंबर। हमारे धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और हमारी प्राकृत संख्या हमारी गिनती है। इसी गिनती के अंदर हमारे सम संख्याएं आती है, इसी के अंदर हमारी विषम संख्याएं आती है, इसी के अंदर हमारी भाज्य संख्याएं आती है, इसी के अंदर हमारी अभाज्य संख्याएं आती है। अगर कोई कहते हैं ना कि -24, क्या -24 भाज्य संख्या है, तो आप कंफ्यूज मत होना। हमारी जो भाज्य संख्याएं हैं उनका -24 भाज्य जरूर है, किसी से भाज्य है। हम जो भाज्य संख्या बोलते हैं ना, कंपोजिट नंबर बोलते हैं ना, पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है?
पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। क्या कहा? पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। बात समझ में आ गई? देखो एक बहुत सिंपल सा यहाँ वर्गीकरण और था, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या हमारी गिनती है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक गई थी। पूर्ण संख्याएं भी हमारी गिनती है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत जाती है। हमारी धनात्मक संख्याओं के साथ में अगर हम 0 को भी शामिल करके हमारी गिनती में बैठा लेवें कि भाई हमारी एक और गिनती है जो 0 से प्रारंभ होती है, उसको नाम देंगे हम पूर्ण संख्याएं। देखो जब आप औसत पढ़ रहे होंगे, जब आप सरलीकरण पढ़ रहे होंगे, जब आप संख्याओं पर आधारित सवाल पढ़ रहे होंगे, वहाँ कह देंगे प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं की बात करिए ना, तो 1 से शुरू होकर 50 तक नहीं जाओगे, 0 से शुरू होकर 50 तक नहीं जाओगे, क्योंकि उसने 50 संख्याएं लेने के लिए कहा है। प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं, तो आपका वहाँ दिमाग काम करेगा। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हुई थी तो 50 तक नहीं पहुँचेगी, कहाँ तक पहुँचेगी? 49 तक ही पहुँचेगी, क्योंकि 1 से लेकर 49 तक 49 संख्या होगी, साथ में 0 जुड़ गया तो 50 हो गई। तो कहेगा प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ 0 से प्रारंभ होगी इसलिए 49 तक ही पहुँचेगी। लेकिन ये आपके दिमाग में तब आएगा जब आपको ये वर्गीकरण पता होगा कि प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं होगी 0 से लेकर अनंत तक। बात समझ में आई? अब आप भूल जाओ ना कौन किसका बेटा है, कौन किसको किसके परिवार में कहाँ से ऐड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये बात निकल जाए ना कौन किसका बेटा है, किसको किस कहाँ पर कैसे सेट करना है, तो आपको 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। क्यों? क्योंकि हमें वर्गीकरण पता होना चाहिए। दशमलव में भिन्न संख्याएं दशमलव से ही भिन्न बनती है, भिन्न से ही दशमलव बनती है। दशमलव संख्याएं वो होती है कुछ तो रुक जाती है, कुछ रुकती नहीं है, लेकिन निश्चित क्रम में आना शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये हमारी परिमेय संख्याओं का हिस्सा है, क्योंकि जो निश्चित क्रम में नहीं आती, जिन पे बार नहीं लगा सकते, वो तो अपरिमेय संख्याओं का हिस्सा है, वो हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा हमारा संख्याओं का वर्गीकरण था, जो आपको संख्या पत्ती पढ़ने से पहले आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो उस चीज़ को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि हम बार बार इन शब्दों का प्रयोग करेंगे और जितने भी सवाल बनेंगे उसमें यही तो शब्द होंगे, इनके ऊपर ही काम होगा। कभी बार कैसे हटाते हैं, कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की पहचान के लिए भाज्यता के नियम सीखे जाएंगे। अभाज्य संख्या के लिए हम अभाज्य संख्याएं कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ पाई जाती है, कौन सी अभाज्य संख्या है, कैसे ढूंढना है कि एक शब्द लिखा है 133 अभाज्य है तो क्यों है, भाज्य है तो क्यों है। यही सब सवाल बनने वाले हैं। हम गुणनखंड करेंगे, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, तो कितने गुणनखंड है, गुणनखंडों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो देखो सब सवाल यहीं से निकलने वाले हैं। भिन्न संख्याएं आएगी, कौन सी उचित भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है। भिन्न को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये इसको जब पॉइंट में बदलेंगे तो ये शांत होगी या अशांत होगी। परीक्षा में सवाल आएंगे कि एक भिन्न संख्या को आपने देखा, उसको देख के आपको कैसे पता चलेगा। जैसे मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 2/7, 2/15, इनको देख के मुझे पता चल रहा है कि तो पॉइंट के बाद रुकने वाली नहीं है। आवर्ती तो होगी क्योंकि ये परिमेय संख्या है, अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं, मतलब पॉइंट के बाद रुकेगी नहीं, बार बार आने वाली है। ठीक है ना। अब मुझे 2/5 को देखकर, ठीक है, 7/2 को देखकर, 4/20 को देखकर, ठीक है ना, मुझे पता चल रहा है कि ये रुकेगी पॉइंट के बाद। तो कैसे रुकेगी, कैसे पहचान करेंगे, ये आवर्त होगी, ठीक है, ये शांत होगी या अशांत होगी। तो यही सब चीज़ों से सवाल बनेंगे। लेकिन उससे पहले ये शब्दावली तो आपके दिमाग में होनी चाहिए ना पूरी, कि क्या है हमारी संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, अंक क्या है, हमारे संख्या में क्या फ़र्क है। जब लिखा होगा 2 अंकों की संख्या तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हाँ 2 अंक मिले, जैसे कि 1 और 0 मिला तो पहला 2 अंकों की संख्या बनी 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। तो वो सब आएगा दिमाग में जब आपके दिमाग में वर्गीकरण होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को आप बहुत ही गंभीर होकर पढ़ेंगे, बहुत ही सीरियसली पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ इसमें चाहिए आप नोट्स बनाइए अच्छे से, क्लास आपके पास में है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।